हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? मैं समझता हूं आपकी सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं डॉक्टर धीरज जैन यूट्यूब चैनल फ्लाइट में आप सभी का वेलकम करता हूं। बीएससी पार्ट थर्ड की जो सीरीज है उसमें यूनिट सॉल्यूशन में हम आपसे बात कर रहे थे सॉल्युबिलिटी की। उसी को हम यहाँ पर देख रहे हैं। हम बात कर रहे थे सॉल्युबिलिटी। इसको हमने देखा था व्हाट इज सॉल्युबिलिटी। इसकी डेफिनेशन मैंने आपको नोट कराई थी। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर। इतनी बात हमने की थी। इसके बाद मैंने इसमें आपको बताया था दो प्रोसेस होते हैं। किसी भी सॉल्यूट को जब हम सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हैं या तो डिसोल्यूशन होगा या क्या होगा, क्रिस्टलाइजेशन होगा। जब सॉल्यूट डिजॉल्व होता है तो वो क्या कहलाता है, डिसोल्यूशन कहलाता है। और जब एक लिमिट के बाद जब उसका डिजॉल्व होना बंद होना चालू कर देता है तब उसका क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन होता है। इतनी बात हमने आपसे की थी। साथ ही साथ हमने कंसंट्रेशन टर्म्स की भी बात आपसे कर चुके हैं, उनके न्यूमेरिकल्स भी हमने देखे हैं। आज हम बात कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी जो है, अब ये डिपेंड किस किस पर करती है, किस किस पर करेगी। देखिए सॉल्युबिलिटी डिपेंड करेगी नेचर ऑफ सॉल्यूट, और किस पर डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, और किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर और प्रेशर। इन सभी फैक्टर पर सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। नेचर ऑफ सॉल्यूट क्या है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट क्या है, टेम्परेचर और प्रेशर क्या है। यदि हम आपसे बात करें सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड, किसकी बात मैं कर रहा हूं, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए solid solute in a liquid solvent। देखिए सॉल्यूट हमारा कैसा है, सॉलिड है, और जो सॉल्वेंट कैसा है, लिक्विड है। इसमें हम किसी सॉल्यूट सॉलिड सॉल्यूट को लिक्विड सॉलेंट में डिजोल्व करें तो कैसे डिजोल्व होगा, इसको हम देखेंगे यहां पर। देखिए ए सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व in a particular liquid solvent when intermolecular interaction are सिमिलर। किसी भी सॉल्यूट को जब हम लिक्विड में डिजोल्व करते हैं तो उनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर इंटरएक्शन क्या होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए। तो सॉल्यूट क्या होगा, सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाएगा। हम कह सकते हैं लाइक डिजोल्व लाइक, ये आपने पढ़ा होगा कि समान समान में घुलता है, लाइक डिजोल्व लाइक। ए पोलर, क्या इसका क्या मतलब हुआ, जो पोलर सॉल्यूट होगा वो पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होगा।
जो नॉन पोलर सॉल्यूट होगा वो क्या होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा। तो क्या लिख सकते हैं, ए पोलर सॉल्यूट आर dissolved in a polar solvent and non-polar solute are dissolved in a non-polar solvent। अब देखिए पोलर जो होगा सॉल्यूट वो पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा, और जो नॉन पोलर सॉल्यूट होगा वो क्या होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा। अब सर ये पोलर नॉन पोलर क्या होता है, इसको समझिए। पोलर क्या है, नॉन पोलर क्या है, इसके एग्जांपल्स में आपको कुछ बताता हूं। देखिए जो पोलर सॉल्वेंट हैं कौन कौन से हैं, मैं एग्जाम्पल से एक दो आपको बता रहा हूं। पोलर, या आपने प्रीवियस क्लासेस में सुना होगा, H2O है, NH3 है, HF है, और एल्कोहल है, और एसिटिक एसिड। ये सब क्या है, पोलर सॉल्वेंट कहलाते हैं। नॉन पोलर की हम बात करें, नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन से हैं, जैसे बेंजीन है, टोलुइन है, CCl4 है, N-हेक्सेन है, ऑक्टेन है। ये सब क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट की सीरीज में आते हैं। तो दो प्रकार के सॉल्वेंट होते हैं बच्चों, एक पोलर सॉल्वेंट होता है और दूसरा क्या होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। जो पोलर सॉल्यूट होगा वो पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा, और जो नॉन पोलर सॉल्यूट होगा वो किस में होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही होगा। अब इसको देखिए सर, कैसे पता चले हमें कि पोलर सॉल्वेंट कौन सा है, नॉन पोलर कौन सा है। यहां पर देखिए ये हमें पता चलता है डाइपोल मोमेंट से। किससे, डाइपोल मोमेंट से हमें पता चलता है, म्यू से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जब म्यू इज इक्वल टू 0 तो कैसा होगा सॉल्वेंट हमारा, ये सॉल्यूट कैसा होगा, नॉन पोलर होगा। जब म्यू इज इक्वल टू नॉट 0 तो क्या होगा, पोलर होगा। ये बात समझिए। जब म्यू इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा बच्चों, तो हमारा सॉल्यूशन या सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या होगा, म्यू इज इक्वल टू 0 होने पर नॉन पोलर होगा, और जब म्यू नॉट 0 तो वो क्या होगा, पोलर होगा। अब देखिए मान लीजिए कोई डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, कैसा है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की मैं बात कर रहा हूं, जैसे I2 है। यदि सिमिलर एटम है, आप देखें डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में यदि सिमिलर एटम है तो इसके लिए म्यू इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। यदि दोनों सिमिलर नहीं है, डिफरेंट एटम है, जैसे HCl है, HF है, तो ये कैसे होंगे, इनके लिए म्यू नॉट 0। आप बात समझ गए होंगे मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए हमने इसमें देखा है कि जो
पोलर सॉल्यूट होगा वो पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होगा, और जो नॉन पोलर होगा वो किस में डिजोल्व होगा, नॉन पोलर में होगा। पहली बात तो ये। हम पढ़ रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड। अब जब देखिए, जब ये पोलर नॉन पोलर क्या है, पोलर जो सॉल्वेंट है H2O, NH3, HF, एल्कोहल्स और भी हो सकते हैं। नॉन पोलर की हम बात करें, बेंजीन है, टोलुइन है और CCl4 है, एनहेक्सेन है, ये है। जब म्यू इज इक्वल टू 0 होगा तो वो कैसा होगा, नॉन पोलर होगा। म्यू नॉट 0 तो क्या होगा, पोलर होगा। अब मैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करूं, मॉलिक्यूल या तो कैसा हो सकता है, डाई एटॉमिक हो सकता है, या क्या हो सकता है, पॉली एटॉमिक हो सकता है। जब मैं डाई एटॉमिक की बात कर रहा हूं तब यहां पर देखिए, जब सिमिलर एटम है, I2 है जैसे हमारा, तो इसके लिए म्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, 0, और कम कैसा होगा, सॉल्यूट हमारा नॉन पोलर होगा। जब ये डिफरेंट हो दोनों, जैसे HCl है, HF है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसमें क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा, दो पोल बन जाएंगे, H और एक पॉजिटिव पोल और दूसरा नेगेटिव पोल, तो म्यू नॉट 0 तो क्या होगा, पोलर होगा। अब सर इसका ही बता दीजिए, पोलर नॉन पोलर। हम डाई एटॉमिक के बाद पॉली एटॉमिक का कैसे याद करें। देखिए ये सब इनऑर्गेनिक में आप पढ़ते होंगे बच्चों, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया होगा आपको, पढ़े होंगे आपने। अब जैसे पॉली एटॉमिक की मैं बात करूं, डाई एटॉमिक की बात हो गई, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, सिमिलर एटम हो तो म्यू इज इक्वल टू क्या होगा, 0, और डिफरेंट एटम्स होंगे तो म्यू नॉट 0। इसके बाद पॉली एटॉमिक की बात करें, देखिए पॉली एटॉमिक के लिए क्या कंडीशन है, पॉली एटॉमिक में सेंट्रल एटम हैव नो लॉन पेयर, सेंट्रल एटम के पास कोई लॉन पेयर नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, सराउंडिंग एटम्स आर सिमिलर, सराउंडिंग एटम्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। जैसे मैं बात करूं CCl4, CCl4 की मैं बात कर रहा हूं। अब यहां CCl4 की मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये इस तरह से समझ लें, Cl 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 Cl, इसकी बात कर रहा हूं मैं CCl4 की। देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इसको देखें, या कार्बन जो एटम है इस पर लॉन पेयर देखें, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, आप जानते हैं, 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p4 नहीं होगा, 2p2 होगा। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 ये बॉन्ड बना रहा है, तो यहां पर नंबर ऑफ लॉन पेयर कितना हो गया, नंबर ऑफ लॉन पेयर इज इक्वल टू 0। दूसरी बात, पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है। दूसरी, सराउंडिंग एटम्स आर सिमिलर, सारे सराउंडिंग इसके जो सेंट्रल एटम के सराउंडिंग एटम है सिमिलर है, तो इसके लिए म्यू इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। कैसा होगा, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा। और भी कई एग्जाम्पल है, जैसे मैं बात करूं आपसे PCl5, सिमिलर स्थिति है PCl5 में भी। मैं बात करूं SF6, इसमें भी यही कंडीशन है। तो आपके बात समझ में आ गई होगी कि पोलर और नॉन पोलर को हम कैसे देख सकते हैं। डाई एटॉमिक में सिमिलर एटम है, म्यू इक्वल टू 0, और डिफरेंट है तो म्यू
नॉट इक्वल टू 0। ये पोलर होगा, ये कैसा होगा, नॉन पोलर होगा। अब आप देखिए पॉलीएटॉमिक की हमने बात करी, जब सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर ना हो, सराउंडिंग एटम्स आर सिमिलर हो, सराउंडिंग एटम्स जो सेंट्रल एटम है उसके सराउंडिंग एटम्स की हम बात कर रहे हैं, सेंट्रल एटम ये हो गया कार्बन, तो इसके पास लोन पेयर नहीं है और सारे एटम्स क्या हैं, सिमिलर है, इसके लिए भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए दूसरा इंपैक्ट, पहली बात तो ये हो गई। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर की। देखिए टेम्परेचर की जब मैं आपसे बात करूं, जब दो प्रोसेस हो सकते हैं, एक हमारा प्रोसेस क्या हो सकता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है हमारा, एक्जोथर्मिक। जब प्रोसेस हमारा एंडोथर्मिक है, दैट मीन्स डेल्टा एच डिसोल्यूशन ग्रेटर देन 0। डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, दैट मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये समझ रहे, बहुत ज्यादा ऐसा कोई डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है। एंडोथर्मिक प्रोसेस में डेल्टा एच क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और जब ली चैटेली प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा, टेम्परेचर जब इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाती है, इसलिए टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जब एक्जोथर्मिक प्रोसेस है, दैट मीन्स डेल्टा एच ग्रेट लेस देन 0, इट मीन्स डेल्टा एच हमारी क्या आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी, और जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये टेम्परेचर का इंपैक्ट आएगा। चौथा जो हमने पढ़ा, प्रेशर। प्रेशर देखिए, दोनों सॉलिड और लिक्विड दोनों हाईली इनकम्प्रेसिबल होते हैं, जल्दी से कंप्रेस्ड नहीं होते हैं, इसलिए प्रेशर का सॉलिड और लिक्विड पर क्या होता है, कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट इंपैक्ट इसका नहीं आता है। तो क्या लिखेंगे हम इसमें, सॉलिड और लिक्विड्स आर हाईली इनकम्प्रेसिबल, सो pressure has no significant effect on solubility of solute in a liquid। ये बात हम इसमें नोट करेंगे। अब इतनी बात करने के बाद अब हम बात करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है काफी, एक लॉ, छोटा ही है, हेनरी लॉ, इसकी बात करेंगे, फिर राउल्ट लॉ की बात करेंगे। यहां पर देखिए इसको भी सीखना जरूरी है, हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या है, इसमें हम किसकी स्टडी करेंगे, प्रेशर की स्टडी करेंगे, और हमारा सॉल्यूट क्या होगा, गैस होगा। सॉल्यूट हमारा गैस है और सॉल्वेंट हमारा क्या हो जाएगा, लिक्विड। लिख दूं मैं, सॉल्यूट गैस और सॉल्वेंट क्या है यहां पर, लिक्विड। अभी हम पहले बात कर रहे थे जब हमारा सॉल्यूट क्या था, सॉलिड फॉर्म में था, और सॉल्वेंट लिक्विड था। देखिए अब दो कंटेनर हैं ये, इसको देखें, मैं इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूं, इस पर एक
पिस्टन लगा हुआ है, ये लिक्विड, ये यहां पर क्या है, गैस। ये क्या हो गया, लिक्विड प्लस गैस। जब पिस्टन से प्रेशर लगाएंगे तो गैस मॉलिक्यूल यहां पर आएंगे कुछ, और ये क्या हो गया, लिक्विड प्लस गैस। इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, S1 है, और यहां इसके मोल, गैस के मोल कितने हैं, N1 है मोल। मास इसका क्या है, मास M1। अब इसको हम और प्रेशर को इंक्रीज कर दें, प्रेशर क्या है, P1। यदि हम प्रेशर को और इंक्रीज कर दें, जब प्रेशर को हम इंक्रीज करेंगे तो पिस्टन नीचे की तरफ जाएगा। अब पिस्टन की पोजीशन ये हो गई, प्रेशर यहां क्या हुआ, P2। अब ये लिक्विड और गैस, ये क्या हो गया, गैस के मॉलिक्यूल। यहां पर वही लिक्विड प्लस गैस, मोलरिटी इसकी जो मोल्स कितने हैं, N2, सॉल्युबिलिटी S2, और मास कितना है, M2, प्रेशर P2, P2 ग्रेटर देन P1। जब प्रेशर बढ़ाएंगे हम तो क्या होगा, इसकी सॉल्युबिलिटी गैस की इंक्रीज होगी लिक्विड में। जब लिक्विड में इंक्रीज होगी तो इसकी S2 सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगा, S1 से ज्यादा होगी, और मास M2 भी क्या हो जाएगा, M1 से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा डिजोल्व हो जाएंगे यहां पर। तो इसके बेसिस पर अब समझे, दो कंटेनर है, जब इस पर हमने एक P1 प्रेशर है, पिस्टन पर P1 लगा रखा है, या P2, या इसके मोल N1 है या N2 है। जब प्रेशर को हम बढ़ाएंगे तो इस गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, S2 S1, S2 ग्रेटर देन S1। मोल्स भी यहां पर क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, जिससे मास क्या होगा, इसका ज्यादा हो जाएगा। इतना आप बना लें। इसके बेसिस पर हेनरी ने अपना रूल दिया, जो कि क्या कहलाता है, हेनरी रूल कहलाता है। बनाइए बच्चों। देखिए, इसके बेसिस पर हेनरी ने क्या रूल दिया, जो हेनरी लॉ कहलाता है। हेनरी ने एक लॉ दिया, उसको हम नोट करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है। देखिए, हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, हेनरी ने अपना लॉ दिया, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस प्रेजेंट एबव द सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन। मतलब जो सॉल्युबिलिटी है S, वो किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली वो किसके, पार्शियल प्रेशर, प्रेशर P गैस, इसके प्रोपोर्शनल है S। इस साइन को हटाएं तो H इज इक्वल टू KH P। KH क्या है, हेनरी कांस्टेंट होता है KH। तो ये हमें याद रखना। और हेनरी ने क्या कहा, एट द वेपर फेज, एट वेपर फेज P जो है, ये पार्शियल प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल होता है, वो होता है काई के। काई क्या होता है बच्चों, दैट इज मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। यहां से भी इसको साइन को हटाएं तो P गैस इज इक्वल टू KH काई आ गया। इसको आप नोट कर ले, ये भी इंपॉर्टेंट है।
ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको नहीं दिख रहा तो इसको और ऊपर लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं। ये क्या है, काई, यहां लिख देंगे। ये काई क्या है, मोल फ्रैक्शन, काई तो, और क्या हो गया, पी गैस इज इक्वल टू के एच काई। काई क्या है, मोल फ्रैक्शन। वेपर फेज में क्या होगा, जो पार्शियल प्रेशर है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, मोल फ्रैक्शन के होगा। ये हेनरी लॉ है। सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, ये पार्शियल प्रेशर की होगी, और पार्शियल प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल होगा, वो काई के होगा, मोल फ्रैक्शन के होगा। इतना आप नोट कर सकते हैं। आगे देखिए, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया हेनरी लॉ का, देखिए एस प्रोपोर्शनल पी गैस और एस इज इक्वल टू के एच पी गैस। एक तो ये हमने सीखा। दूसरी बात हमने क्या सीखी, पी गैस इज इक्वल टू के एच काई, ये बात हमने सीखी। इसका मतलब क्या होता है, जो जो काई है वो क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया 1/KH। मतलब KH जब इंक्रीज होगा, या मैं इसको ये लिख सकता हूं, KH इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज होगी। देखिए यहां पर KH इंक्रीज होगा, काई डिक्रीज होगा। काई डिक्रीज होगा तो काई किसके प्रोपोर्शनल है, पार्शियल प्रेशर के। काई डिक्रीज होगा, पार्शियल प्रेशर डिक्रीज होगा, और जब पार्शियल प्रेशर डिक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। या हम ये कह दें, इसको यूं भी लिख सकते हैं, काई इनवर्सली प्रोपोर्शनल solubility of solute, ये होगा। इसको आप नोट कर लें, बात समझ में आ गई होगी। दो फॉर्मूले में हमने लिखे मैंने, S इज इक्वल टू के एच पी गैस। पी गैस क्या है, पार्शियल प्रेशर। H क्या है, के एच क्या है, हेनरी कांस्टेंट, और ये क्या है, पार्शियल प्रेशर। और पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू क्या है, के एच एक्स। ये आप नोट करें। इतना आपने नोट कर लिया होगा। यहां पर देखिए, अभी हमने देखा पी गैस इज इक्वल टू के एच और काई। यदि हम ग्राफ प्लॉट करें पी गैस और किसमें, काई में, तो क्या आती है, स्ट्रेट लाइन आती है, और इसका जो स्लोप होता है वो किसके बराबर होता है, किसके बराबर होगा, के एच के बराबर होगा। ये भी आप नोट करें, ये भी पूछा जाता है। लिमिटेशंस क्या है इसकी, लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ क्या है, देखिए टेम्परेचर, शॉर्ट में लिख रहा हूं, टेम्परेचर शुड नॉट बी टू लो, बहुत ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। प्रेशर शुड नॉट बी टू हाई,
बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए। तीसरी क्या है, सॉल्यूट एसोसिएट और डिसोसिएट नहीं होना चाहिए सॉल्वेंट में। सॉल्यूट शुड नॉट बी, क्या लिखेंगे, सॉल्यूट should not be associate or dissociate in a solvent। मतलब इसका ये एसोसिएट भी नहीं होना चाहिए, इसके साथ जुड़ना भी नहीं चाहिए और डिसोसिएट भी नहीं होना चाहिए, और केमिकली इनर्ट होना चाहिए। किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए। सॉल्यूट शुड नॉट बी, सॉल्यूट शुड नॉट बी केमिकली react with solvent। ये इसकी लिमिटेशंस है। टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, प्रेशर हाई ना हो, सॉल्यूट जो है वो शुड नॉट बी एसोसिएट और डिसोसिएट इन ए सॉल्वेंट, और सॉल्यूट शुड नॉट बी केमिकली रिएक्ट विद सॉल्वेंट। इस तरह से हेनरी लॉ को हम पढ़ेंगे और आपके समझ में आया होगा ये हेनरी लॉ क्या है। हेनरी लॉ जो है वो किसके लिए दिया था, और ये दिया था सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड। हेनरी ने बताया, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हेनरी लॉ कहते हैं। मैंने हेनरी लॉ इसलिए पढ़ा है, जो राउल्ट लॉ को हम पढ़ेंगे वो सिमिलर हेनरी लॉ जैसा ही है बिल्कुल, इसलिए हेनरी लॉ भी हमें आना चाहिए। और हेनरी लॉ के लिए दो इक्वेशन हमें याद होनी चाहिए जो अभी हमने देखी, पी गैस इज इक्वल टू के एच काई, ये तो एक बताई थी, और सेकंड नंबर की और फर्स्ट नंबर की क्या बताई थी, एस इज इक्वल टू के एच पी गैस। ये दो इक्वेशन हमें याद होनी चाहिए। जो सॉल्युबिलिटी है वो पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और जो पार्शियल प्रेशर है इन वेपर फेज वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, वो मोल फ्रैक्शन के होगा। जब हम किसको इंक्रीज करेंगे, KH को, हेनरी कांस्टेंट इंक्रीज होगा तो हमारा क्या होगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। जब हम इसमें ग्राफ प्लॉट करेंगे पार्शियल प्रेशर और काई में, जब ग्राफ प्लॉट किया जाएगा तो कैसी आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी। इसकी लिमिटेशंस क्या है ये आपने देखी, तो आपको अच्छा लगा होगा। इनको आप लगातार पढ़ते रहें सभी लेक्चर्स को, क्योंकि ये आपस में इंटरलिंक्ड हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट, हैप्पी लर्निंग।